जब से सबको पता चला कि मैं नकली वारिस हूँ, मेरे क्लासमेट्स खुश थे, मेरा मजाक उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा था कि एक गरीब आदमी कैसा दिखता है और अब उनके पास कोई था जो गरीबों को मिलने वाली मदद ले सकता था। मेरे पालक माँ बाप कहानियों में पढ़े जाने वाले कड़वे और बुरे किस्म के नहीं थे। उन्होंने मुझे सड़क पर नहीं फेंका। जब ट्रॉय ने मेरा मजाक उड़ाया और ताने मारे तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सब मेरे पास आए यह पूछने के लिए कि मैं अब क्या करने वाला हूँ। मैंने उनसे कहा, अब जब आपका असली बेटा वापस आ गया है तो मैं अपने असली माँ बाप को ढूंढने जाऊंगा। मैंने गर्म चाय की एक घूंट ली। विक्टर, मेरे पालक पिता, हमेशा सोचते थे कि मैंने अच्छी परवरिश पाई है, साफ सुथरा, तेज और फैसला लेने वाला। लेकिन खून तो खून होता है, और चाहे मैं कितना भी सुधरा हुआ था, मैं उनका अपना नहीं था। विक्टर के पास मुझे रोकने का कोई कारण नहीं था। उन्होंने साफ साफ कहा, हार्विक फैमिली तुम्हें 3 मिलियन देगी। उसके बाद तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी अपनी है, तुम्हें खुद ही देखना होगा। मैंने जवाब दिया, ठीक है, मैं ये एहसान अपने दिल में रखूंगा। विक्टर ने बस कहा। उन्होंने कहा, अपना सामान पैक कर लो, लियो तुम्हें छोड़ देगा। मैं बैठ गया। मेरी कप उठी और सीढ़ियों के मोड़ पर ऊपर चली गई। ट्रॉय की आवाज मेरे पीछे से आई, तुम्हारे असली माँ बाप बहुत गरीब हैं, ज्यादा सामान होगा तो रखने की जगह नहीं मिलेगी। तुम्हें वह महंगी चीजें भी नहीं चाहिए होंगी। पहली मुलाकात में बुरा असर मत डालना। मैंने पास खड़ी आंटी रोज की तरफ देखा और कहा, जो कुछ मैं नहीं ले जाऊंगा उसे फेंक देना। ट्रॉय रुक गया। सब कुछ फेंक दो? वह तो लिमिटेड एडिशन डिजाइनर चीजें थीं। हर एक की कीमत बहुत ज्यादा थी। ये पैसे जलाने से अलग कैसे है? मुझे ये बात मजेदार लगी। मैं सीधा ऊपर गया और एक छोटा बैकपैक उठाया। सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स और फोन पैक किए, बाकी सब छोड़ दिया और हॉर्विक एस्टेट से बिना दूसरी नजर डाले बाहर निकल गया। गाड़ी ने मुझे एक पुराने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पर छोड़ दिया। मैंने यूनिट नंबर देखा, पक्का किया कि वह सही है और लोहे के गेट पर नॉक किया। उनके चेहरे की झुर्रियों से मैं तुरंत समझ गया कि यह मेरी असली माँ है। मैंने धीरे से मुस्कुराया और कहा, मुझे लगता है मैं आपका बेटा हूँ। हेलेन रुक गई। हमने लोहे की सलाखों के पार एक दूसरे को घूरा। मैंने नम्रता से पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हेलेन होश में वापस आई, जल्दी से गेट खोला और मुझे अंदर बुलाया। उन्होंने एक गिलास गर्म पानी डाला और मुझे दिया। उनका चेहरा थोड़ा सख्त और परेशान था। मैंने एक घूंट ली और गलती के बारे में थोड़ा बताया। ट्रॉय हार्विक फैमिली का असली बेटा है और मैं आपका हूँ। रे और हेलेन ने कभी सोचा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अपने ही खून को इतना सुधरा हुआ और शांत देखकर वह घबरा गए। मैंने लिंडन फैमिली के रिकॉर्ड्स पहले ही देख लिए थे और सबके बारे में थोड़ा पता था। क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? ये फैमिली रियूनियन जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, ये ज्यादा बिजनेस नेगोशिएशन जैसा लग रहा था। हेलेन ने घबराकर पूछा कि मैं क्या खाना पसंद करूंगा। मैंने धीरे से मुस्कुराया। मैंने कहा, कुछ खास नहीं। हेलेन ने रे की तरफ देखा और खड़ी हो गई। मैं फिर बाजार जाऊंगी। लायरा और नोरा को बुलाओ, उनसे कहो घर आ जाएं। बाहर लोहे के गेट की आवाज सुनकर मैं उठा और बाहर निकला। मैं अपनी असली बहनों से मिला। एक गर्म और आसान मुस्कुराहट के साथ मैंने कहा, मैं एड्रियन हूँ। उस धीमी अच्छी आवाज को सुनकर नोरा को अपने सीने में हल्की सी धड़कन महसूस हुई। उसने मेरी आंखों में हैरानी से देखा। तुम्हें यहाँ की सादगी से कोई दिक्कत नहीं है? नोरा को थोड़ा और आराम मिला। उसने कहा, पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ये हमारी छोटी बहन है, बी। हेलेन बाजार से वापस आई और सीधा किचन में चली गई, जैसे वह मुझसे बात करने से बच रही हो। मैं रे के साथ छोटे सोफा पर बैठा। बाकी तीन जमीन पर पालथी मारकर बैठे थे। कमरा भरा हुआ लग रहा था। रे ने एक लंबी सांस छोड़ी। तुमने देख लिया है कैसा है यहाँ? हम सब 600 स्क्वायर फीट से भी कम जगह में घुसे हुए हैं। मैं तुम्हें बाहर एक जगह किराए पर दिला दूंगा और हर महीने खर्च के लिए पैसे भेजूंगा। मैंने रे की आंखों में शांति और स्थिरता से देखा। क्या आप कह रहे हैं कि मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है? रे ने जल्दी से अपना सर हिलाया। बिल्कुल नहीं। मैंने बस सोचा कि तुम शायद आरामदायक महसूस नहीं करोगे। यह बात तय होने के बाद मेरा मूड ठीक हो गया। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मैं अब से यहाँ ही रहूंगा, नोरा ने कहा। हम तुम्हें एक बड़ा बेड दिला देंगे। गेस्ट रूम का सोफा मेरे लिए ठीक है। मैं वैसे भी थोड़ा लेआउट बदलने का सोच रहा हूँ। बिया खुश हो गई जब उसने सुना कि नया डेस्क मिलेगा। वह खुशी से उछलने लगी। हेलेन किचन से बर्तन लेकर आई। उसने कहा, डिनर तैयार है। टेबल पर एक अच्छी फिश सूप का बर्तन और बड़े साइज के स्टीम्ड श्रिम्प की प्लेट रखी थी। बी की आंखें चमक उठीं। यह उसकी पसंदीदा चीजें थीं, जो उसे सिर्फ छुट्टियों में खाने को मिलती थीं। मैं सबसे अच्छा खाना खाकर बड़ा हुआ था, इसलिए यह खाना मुझे उतना असर नहीं कर पाया जितना शायद करना चाहिए था, लेकिन इसके पीछे की परवाह साफ दिख रही थी। टेबल पर जो अजीब सा तनाव था, वह खत्म हो गया। मैं सिर्फ पैसे लेकर आया था। मैंने सोचा कि मैं बाहर जाकर आसपास से कुछ कपड़े ले लूंगा।
बी ने उत्साह से मुझे रास्ता दिखाने की पेशकश की तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम बाहर निकल गए। शॉपिंग का मतलब पहले एक प्राइवेट, बहुत खास आदमी का स्वीट होता था। खुद से रैक्स देखना मेरे लिए एक नया अनुभव था। मैंने 3 या 4 कैजुअल कपड़े चुने और साथ ही एक जोड़ी स्नीकर्स भी ले लिए। घर वापस आते हुए बी का हाथ पकड़े हम एक कैंडिड हॉथॉर्न की दुकान से गुजरे। मैंने उसे ग्लास डिस्प्ले केस की तरफ छुप छुप कर देखते हुए पकड़ा। फिर वह चुपचाप नजरें हटा लेती थी, जैसे उसे पता हो कि उसे यह नहीं मांगना चाहिए। मैंने उसे एक स्ट्रॉबेरी वाला खरीद कर दिया। जब उसने उसे पकड़ा तो बी का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने मुस्कुराया और उसे मेरी तरफ उठाया। एड्रियन, तुम भी एक ले लो। मैं बस एक पल के लिए रुका। मैंने बी के बालों को सहलाया। मैंने उससे कहा, मुझे मीठी चीजें ज्यादा पसंद नहीं हैं। बी ने स्क्यूअर पे लगी स्ट्रॉबेरीज गिने। एक नोरा के लिए, एक लायरा के लिए, एक माँ के लिए, एक पापा के लिए। बस सबके लिए काफी थे। मैं मुस्कुराया और हल्का सा हंसा। फिर उसका हाथ पकड़ा और कॉम्प्लेक्स की तरफ वापस चल दिए। दूर से मैंने लीरा को कुछ ढूंढते हुए देखा। उसने एक टूटे हुए कार्डबोर्ड बॉक्स से गुड़िया निकाली। मेरे कदमों की आवाज सुनकर उसने जल्दी से उसे अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया। उसने मुझे धीरे धीरे पास आते हुए देखा। मेरा चेहरा शांत रहा। मैंने कहा, छुपाने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही देख लिया। लायरा ने अपनी नजरें नीचे कर लीं, जैसे कोई बच्चा गलती करते हुए पकड़ा गया हो, और धीरे से गुड़िया वापस बाहर निकाली। ट्रॉय को यह गुड़िया बहुत पसंद थी। वह हर रात उसे पकड़कर सोता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इसे भी फेंक देगा। यह अकेली चीज नहीं थी जो उसने फेंक दी। मैंने साफ साफ कहा और बात खत्म हो गई। मैंने अंदर ही अंदर धीरे से सांस छोड़ी। दर्द ही लोगों को जगाता है। मैंने जोर से कहा, अगर तुम्हें चाहिए तो घर ले जाओ। उसने गुड़िया वापस बॉक्स में फेंक दी और मुझे एक कड़वी मुस्कुराहट दी। उस रात गर्मी में एक छोटा इलेक्ट्रिक फैन आवाज कर रहा था। पतली पुरानी खिड़कियों से पड़ोसियों का शोर, आवाजें, सब कुछ अंदर आ रहा था। मैं रात के बीच में धीमी आवाजों से जागा। नोरा और उसके माँ बाप बाहर धीरे धीरे बात कर रहे थे। एड्रियन शायद इस गद्दे पर सो नहीं पा रहा है। वह पूरी रात करवटें बदल रहा था। चलो उसे एक अच्छा गद्दा दिला देते हैं। मेरी स्कॉलरशिप अगले हफ्ते आ जाएगी। मैं तब उसका खर्चा उठा लूंगा। उनकी आवाजें बस धीमी सरगोशी से थोड़ी ही तेज थीं, लेकिन मैंने हर एक शब्द सुना। जब तक मैं कपड़े पहनकर बाहर आया, नोरा और रे पहले ही जा चुके थे। मैंने हेलेन से पूछा, रे और नोरा कहाँ गए? हेलेन ने मुझे एक ग्लास गर्म पानी दिया। नोरा जल्दी यूनिवर्सिटी वापस चली गई। रे उसे अपनी राइड हेलिंग शिफ्ट पर ट्रेन स्टेशन छोड़ने गया। सुबह के टिकट सस्ते होते हैं। नोरा साफ तौर पर ऐसी थी जो पैसे बचाने की हद तक जाती थी, और फिर भी उसने मेरे लिए नरम गद्दे पर पैसे खर्च करने में जरा भी नहीं हिचकिचाया। यह बात मेरे दिल में कुछ अजीब सी लगी। लीरा अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए जल्दी निकल गई थी। बी पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रही थी। हेलेन दिन के लिए क्राफ्ट वर्कशॉप चली गई थी। मैं घर में अकेला था। दरवाजे की आवाज सुनकर मैं उठा और उसे खोला। सिएना टूल से भरी हुई अंदर आई। उसने बताया, मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। मैंने उसे कमरों में घुमाया और बताया कि मैं रेनोवेशन के लिए क्या सोच रहा हूँ। सिएना का चेहरा सिकुड़ गया। वह परेशान लग रही थी। तुम्हारे पुराने गद्दे की कीमत ही $20,000 से ज्यादा थी। अब तुम चाहते हो कि मैं पूरी जगह $20,000 में ठीक कर दूं? मैं दरवाजे के फ्रेम से टिककर खड़ा हो गया, हाथ बांधे हुए। अगर यह आसान होता तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ती। जब उसने अपार्टमेंट के हर कोने को नाप लिया तो उसके दिमाग में एक मोटा मोटा लेआउट बनने लगा। हम वापस लिविंग रूम में गए और बैठ गए। सिएना ने अपना टैबलेट बंद कर दिया। तुम सच में यहाँ रुक रहे हो? अच्छे खाने से थक गए हो क्या? मैं मुस्कुराया और सवाल को वैसे ही छोड़ दिया। क्या तुम्हें पता है कि लिंडन फैमिली दिवालिया क्यों हो गई? मैंने एक अफवाह सुनी है। कहते हैं नोरा ने काम पर हार्विक की तीसरी बेटी के बॉयफ्रेंड को टक्कर मार दी थी, और उस बेटी ने इस बात पर लिंडन फैमिली को बर्बाद कर दिया। ऊपर से तो ऐसा ही लगता है, हाँ, लेकिन सच में सबसे बेहतर जानती हूँ। नोरा ने यह सब नहीं किया था। अचानक दरवाजे पर आवाज हुई। रे अंदर भागकर आया। तुम बाहर घूमने नहीं गए थे क्या? मैंने पूछा। अपना फोन चार्जर भूल गया था, बस उसके लिए वापस आया हूँ। उसकी नजर मेरे बगल में खड़ी लड़की पर पड़ी। रे को लगा वह जानी पहचानी है। मैंने मौका देखकर उसका परिचय कराया। यह मेरी दोस्त सिएना है। मैंने उसे घर का नक्शा देखने के लिए बुलाया था। रे बिल्कुल शांत हो गया। उसने सिएना के बारे में सुना था। वह री से तायती सी रे के वह एक मशहूर डिजाइन जीनियस थी। उसने कम उम्र में ही बहुत सारे अवार्ड जीत लिए थे। अगर बहुत सारे लोग उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसे देते तो भी सिएना उनकी तरफ देखती भी नहीं थी। मैं आपके काम में रुकावट नहीं डालूंगा, रे ने कहा। मैं केबल लेकर चला जाऊंगा।
सिएना को रोकने से डरते हुए रे ने केबल पकड़ी और जल्दी से बाहर निकल गया। हम दोनों ने ज्यादा बातें नहीं की। सिएना जल्दी से नक्शा बनाने चली गई। मैंने अपने कागज इकट्ठे किए और बाहर जाते हुए क्राफ्ट वर्कशॉप पर रुकी। अंदर 7 या 8 औरतें काम में लगी थीं। वह प्रोडक्ट पर लेबल लगा रही थीं और काम करते हुए बातें कर रही थीं। मैंने दरवाजे से आवाज दी, हेलेन, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ। मैं दोपहर के खाने पर घर नहीं रहूंगी। हेलेन ने प्यार से मुस्कुराया। ठीक है, आज रात ज्यादा देर मत करना। मैं भीड़ वाले बाजार के चौराहे से गुजरी। एक काली मिसी लारेन कार सड़क के किनारे खड़ी थी। मैंने पिछला दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। मेरे बगल में बैठी लड़की के चेहरे पर नरम और गर्म भाव थे। जब से उसने मुझे दूर से देखा था, उसकी नजर मुझ पर ही थी। तुम सच में दिल की बुरी हो, उसने कहा। इतनी बड़ी बात, और तुम मुझे अब बता रही हो? मैंने अपने होंठ थोड़ा मोड़ दिए। तुम बाहर थी, पहले बताने से क्या हो जाता? तुम बाहर थी, पहले बताने से क्या हो जाता? सेलिन ने धीरे से, समझदारी से ओह कहा। हाँ, तो तुम इस बात से नाराज हो कि मैं वहां नहीं थी, थोड़ा गुस्सा कर रही हो, है ना? मुझे समझ नहीं आया कि मैं हंसूं या विरोध करूं। तुमने ये सीईओ वाली बातें कहाँ से सीखी? तुमने इतने दिन तक मुझसे बात नहीं की, तो मुझे खुद को किसी तरह बिजी रखना पड़ा। मैंने अपनी एक उंगली से उसकी हथेली को छुआ। मजाक करना बंद करो। क्या तुम लिंडन फैमिली के साथ ठीक से एडजस्ट कर रही हो? सेलिन ने पूछा। उसकी आवाज नरम हो गई थी। सच कहूं तो नहीं। मैं कल रात मुश्किल से सो पाई। मैं सेलिन के कंधे पर झुक गई और उसकी धीमी स्थिर आवाज सुनकर मेरा सारा तनाव खत्म हो गया। मेरी आवाज धीमी हो गई। मैंने सिएना को देखने के लिए बुलाया है। कल से रेनोवेशन शुरू हो सकते हैं। वह हमेशा की तरह जल्दी बोली, अगर तुम सो नहीं पा रही हो तो आज रात मेरे घर रुक जाओ। जब मैंने जवाब नहीं दिया, उसने नीचे देखा और पाया कि मैं पहले ही गहरी नींद में थी। उसने एक मजबूर सी मुस्कान दी और ड्राइवर से एसी तेज करने को कहा। कार में नींबू जैसी खुशबू फैल गई। इससे मुझे हमेशा सुकून मिलता था। मैं सेलिन के कंधे पर 2 घंटे सोई। जब मैं जागी, तब तक कार सरकारी बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी। सेलिन ने मेरा हाथ धीरे से पकड़ा। धीरज से इंतजार करती रही जब तक मैं पूरी तरह जाग नहीं गई। तभी वह मेरे बगल में अंदर चली। घर के रजिस्ट्रेशन का ट्रांसफर जल्दी हो गया। सेलिन ने हर कदम को संभाला। जब सब कुछ पूरा हो गया तो मेरा रेजिडेंसी रिकॉर्ड ऑफिशियली लिंडन फैमिली में ट्रांसफर हो गया। रे के हाउस होल्ड रजिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। हम एक बड़े रेस्टोरेंट में स्टेक खा रहे थे। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। हार्विक फैमिली ने मेरे अकाउंट में 3 मिलियन ट्रांसफर किए थे। 3 मिलियन तुम्हारी खामोशी खरीदने के लिए? सेलिन ने अपनी नजर स्टेक पर रखी। उसकी आवाज में एक ठंडी हल्की मुस्कान थी। समझ नहीं आ रहा था। मुझे उनके पैसे कभी नहीं चाहिए थे, लेकिन इसे लेने का मतलब है कि होरिक फैमिली को इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि मैं कुछ बताऊंगी, और मुझे उनकी दखलंदाजी से बचने के लिए पीछे नहीं देखना पड़ेगा। सब आराम से रहेंगे। सेलिन मुझे वापस छोड़ने आई। कार हमेशा की तरह बाजार के चौराहे पर रुकी। उसने हाथ बढ़ाकर मेरे बालों को ठीक किया। उसकी आंखों में इतना प्यार था कि वह दिल को छू जाता था। उसने ड्राइवर को जाने को नहीं कहा जब तक मैं मुड़कर बाजार में चली नहीं गई। जब मैं कॉम्प्लेक्स वापस आई, लियर अपनी पार्ट टाइम शिफ्ट से अभी अभी वापस आई थी। मैंने जल्दी से हाथ मुंह धोए और टेबल पर अपनी जगह ले ली। मैंने पहले कभी ऐसी अचारी मछली नहीं खाई थी। उसके टुकड़े रेशम जैसे नरम थे और अचारी सब्जियां ताजी और अच्छी थीं। शोरबा खट्टा, तीखा और बहुत स्वादिष्ट था। यह ऐसा खाना था जिसे आप खाते ही रहना चाहते थे। यह पिछले 17 सालों में मेरा सबसे संतुष्ट करने वाला खाना था। मैंने सिर्फ शोरबे के 2 पूरे बोल खा लिए थे। हेलेन खुश हो गई। कल मैं कुछ नया बनाना सीखूंगी, उसने कहा। एड्रियन, लायरा ने ध्यान से हर शब्द चुनकर कहा। मैंने आज सेंट्रल हाई स्कूल में फोन किया था। अगर तुम चाहो तो वहां एक जगह खाली है जो ट्रॉय ने छोड़ी थी। स्कूल बदलने की बात सुनकर हेलेन ने अपनी नजरें नीचे कर ली और होंठ दबा लिए। हमारी हालत ऐसी है कि हम तुम्हें क्रेस्टवुड एकेडमी में नहीं रख सकते। हमें बहुत अफसोस है। मुझे सच में लिंडन फैमिली की सोच समझ नहीं आई। पैसे नहीं है, माफ करना। घर बहुत छोटा है, माफ करना। प्राइवेट स्कूल का खर्चा नहीं उठा सकते, माफ करना। जो तुम चाहते हो उसके लिए माफ करने जैसा कुछ नहीं है। तुम अपने लिए लड़ते हो। दूसरों पर निर्भर रहने से तुम कहीं नहीं पहुंचोगे, भले ही वह इंसान तुम्हारा परिवार हो। यह सब कर मुझे हार्विक परिवार ने सिखाया था। लायरा, तुमने सोचा, इसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैं क्रेस्टवुड में ही रहूंगी। इससे पहले कि हेलन अपनी चिंता बताती, मैं पहले ही जानती थी कि वह क्या है। मैंने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। क्रेस्टवुड एकेडमी में साल में पहले आने वाले को पूरी फीस माफ हो जाती है। तुम्हें मेरे लिए अफसोस करने की जरूरत नहीं है। जो मुझे चाहिए वह मैं खुद हासिल करूंगी। ये मेरी पसंद है। इसके नतीजे मुझे भुगतने होंगे, तुम्हें नहीं।
ये सुनते ही हेलेन की आंखें तुरंत लाल हो गईं। आंसू किनारों पर चमके लेकिन गिरे नहीं। उसने उन्हें रोका और एक नरम, सुकून भरी मुस्कान दी। लायरा ने खुद को संभाला। उसके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान वापस आ गई। अगर तुम्हारे पास क्रेस्टवुड में रहने का कोई तरीका है तो हम पूरी तरह तुम्हारा साथ देंगे। क्रेस्टवुड सेंट्रल हाई से ज्यादा दूर नहीं है। अब से मैं तुम्हें स्कूल के बाद लेने आऊंगी। खाने के बाद लियर बर्तन धोने चली गई। मैं अपने कमरे में पढ़ने चली गई। अगली सुबह नाश्ते के बाद सब काम और स्कूल के लिए निकल गए। मैंने एक रात पहले सेलिन को फोन किया था ताकि दिन के लिए एक ड्राइवर ले सकूं। कार पहले ही कोने पर इंतजार कर रही थी। मैंने हेलेन को अलविदा कहा। हम तीनों कोने तक चले और कार में बैठ गए। लायरा कार को घूर रही थी। मैंने टोयोटा के बैज पर नजर डाली। मैंने सेलिन से उसकी सबसे सस्ती कार भेजने को कहा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह एक बिल्कुल नई एल्फार्ड होगी। सेलिन के लिए ये शायद सस्ती थी, लेकिन लिंडन फैमिली की पुरानी टूटी फूटी सेकंड हैंड कार के बगल में ये कार बिल्कुल अलग लग रही थी। क्या ये तुम्हारी दोस्त की कार है? लीरा को मुश्किल से यकीन हो रहा था। तुमने हार्विक फैमिली को छोड़ दिया और तुम्हारे पास अभी भी कार और ड्राइवर हैं। क्या तुम पक्का उनकी वारिस नहीं हो? मेरा चेहरा शांत रहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं बस सेलिन के इंतजाम से थोड़ा चुपचाप परेशान थी। वह पिछली सीट पर चुपचाप बैठी थी। लीरा, मुझे अपने काम का पता भेजो। लायरा को अचानक याद आया। ड्राइवर ने आराम से इंजन स्टार्ट किया। मैंने अपना फोन उठाया और सेलिन को मैसेज किया। क्या तुमने अभी अभी ये कार खरीदी है? उसने जवाब दिया। सेंट्रल हाई तक जाने में 1 घंटे से ज्यादा लगता है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम बेचैन हो और मैं इसे खुद भी सोने के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैंने स्क्रीन को देखा और कुछ नहीं कहा, भले ही मैं अच्छे से जानती थी कि उसने यह मेरे लिए खरीदी थी। लायरा को रेस्टोरेंट पर छोड़ने के बाद कार आराम से वापस सड़क पर आ गई और सीधे क्रेस्टवुड एकेडमी की तरफ चल पड़ी। मैं शाम को घर पहुंची जब खाना लगाया जा रहा था। परिवार टेबल के चारों तरफ बातें कर रहा था। पिछले कुछ दिन लिंडन फैमिली के लिए अजीब थे। पहले दुनिया भर में मशहूर डिजाइनर सिएना खुद उनका घर ठीक करने आई थी। फिर उनका बेटा था जो उनकी उम्मीद से बिल्कुल अलग निकला। मुझे किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता था। हर्विक के नाम की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा मेरे अंदर से आता था। खाने के बाद मैंने नहाया और जल्दी सो गई। रे और हेलेन लिविंग रूम में अकेले रह गए। हेलेन ने अपने होंठ दबाए और देर तक सोचा, जैसे उसने आखिरकार अपना मन बना लिया हो। हम एड्रियन के रिश्तों को कम नहीं समझ सकते। हम अभी ज्यादा बूढ़े नहीं हुए हैं। हमें एक और कोशिश करनी चाहिए। रे ने पक्के इरादे से हाँ में सिर हिलाया। पिछले 2 दिन से जब से एड्रियन वापस आया है, मैं भी बहुत सोच रहा हूँ। इस परिवार की बेहतर जिंदगी के लिए हम जहाँ हैं वहीं रहने का सोच नहीं सकते। राइड हेलिंग से मुश्किल से पैसे मिलते हैं। जब बात आती है तो आपको अपना बिजनेस चाहिए। हेलेन ने लंबी सांस ली। उसका चेहरा उदास हो गया। लेकिन अभी बिजनेस मुश्किल है। रे ने हेलेन को करीब खींचा। उसकी बाहें उसके कंधों पर मजबूती से थीं। उसकी आवाज में एक शांत यकीन था। हमने पहले भी किया है। हम फिर से कर सकते हैं। अभी के लिए मार्केट को समझते हैं। पहले तैयारी करना ज्यादा सही रहेगा। अगली सुबह रे बी को स्कूल ले गया। क्रेस्टवुड एकेडमी, जो सबसे बड़ा प्राइवेट स्कूल था, वह सेंट्रल हाई के बिल्कुल सामने था, जहां लायरा पढ़ती थी। लायरा और मैंने साथ में बस से जाने का सोचा। बस स्टॉप कॉम्प्लेक्स से ज्यादा दूर नहीं था। जब हम बस में चढ़े तब भी बहुत सारी सीट खाली थी। लायरा ने किराए के लिए 2 बार अपना कार्ड टैप किया, फिर मुझे पीछे की एक सीट पर ले गई। मैंने उसके बैग पर लगा हुआ ट्रांजिट कार्ड देखा। ये पहली बार था जब मैं पब्लिक बस में बैठा था और पहली बार मैंने ऐसा कोई कार्ड देखा था। ये तो बहुत काम का लगता है, मैंने कहा। तुमने अपना कहाँ से लिया? मुझे भी एक चाहिए अपने बैग पर लगाने के लिए। लायरा थोड़ी देर चुप रही, फिर कार्ड निकालकर मुझे दे दिया। यह लेने के लिए सर्विस सेंटर जाना पड़ता है। अभी के लिए मेरा वाला इस्तेमाल कर लो। तो तुम कैसे जाओगी? मैंने पूछा। अब तुम अपना फोन स्कैन कर सकते हो, वह भी उतना ही अच्छा काम करता है। लायरा ने आराम से और प्यार से मुस्कुराया। उसने देखा था कि मैं उस छोटे से कार्ड को लेकर कितना क्यूरियस था, इसलिए उसने बस उसे निकालकर मुझे दे दिया। मैंने उसे अपने बैग पर लगा लिया और लोग बस में चढ़ते गए। इस वक्त स्टूडेंट्स और ऑफिस में काम करने वालों के साथ कुछ बड़े लोग भी थे जो सुबह से उठे हुए थे। सुबह की मार्केट में सौदे ढूंढ रहे थे। जितने ज्यादा लोग चढ़ते गए बस उतनी ही भरती गई। गर्मी में अंदर हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी और पसीने की खट्टी बदबू से भरी हुई थी। ट्रॉय को यह बदबू हमेशा नापसंद थी। वह किसी के साथ बस में घुसने से बिल्कुल मना कर देता था। लायरा ने मुझे देखा, जो उसके बगल में चुपचाप बैठा था। मैं चुपचाप खिड़की से लगा हुआ था। बाहर की हवा मेरे माथे के बालों को उड़ा रही थी। मेरी चमकती आंखें बाहर की दुनिया को चुपचाप क्यूरियोसिटी से देख रही थी। लायरा ने सोचा, उसका ये भाई इतना समझदार है, उसकी एक बहुत प्यारी साइड भी है। ड्राइवर ने तेज चलाया, जैसे बस ड्राइवर्स हमेशा करते हैं।
स्टूडेंट्स को टाइम पर पहुंचाने के लिए वह सिर्फ 40 मिनट में स्कूल स्टॉप पर पहुंच गए। स्टॉप सेंट्रल हाई के एंट्रेंस पर ही था। लायरा ने जिद की कि वह मुझे क्रेस्टवुड के गेट तक छोड़ेगी। हमारे पास टाइम था, इसलिए हम दोनों आराम से चलते हुए गए। सड़क पर महंगी गाड़ियां तेजी से गुजर रही थी। कभी कभी एक खिड़की नीचे होती और कोई सलाम करता। लायरा चुपचाप यह सब देख रही थी। एड्रियन की स्कूल में इज्जत साफ दिख रही थी। उसने एक बार सोचा था कि जब लोगों को उसके बैकग्राउंड के बारे में पता चलेगा तो वह उसके खिलाफ हो सकते हैं और उसकी जिंदगी मुश्किल कर सकते हैं। जब वह क्रेस्टवुड एकेडमी के बड़े गेट पर पहुंचे तो लायरा को आगे जाना ठीक नहीं लगा। मैं आज दोपहर स्कूल के बाद तुम्हें लेने आऊंगी। मैं समझ गया कि वह थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। मैं मुस्कुराया और सर हिलाया। एक लंबा आदमी दौड़ता हुआ आया। उसके जोशीले गले लगाने से मैं हिल गया। रिको ने मेरे कंधों पर हाथ डाले और कस के पकड़ लिया, लेकिन उसकी नजर पहले ही लायरा पर पड़ चुकी थी जो मेरे बगल में खड़ी थी। मैंने अपना गला साफ किया। रिको ने पलक झपकाई, फिर उसे समझ आया। उसने उसे लिंडन फैमिली की दूसरी बेटी के रूप में पहचाना। वह तुरंत सीधा खड़ा हो गया और अपने कपड़े ठीक किए। मैं रिको हूँ, एड्रियन का क्लासमेट और उसका अभी का पर्सनल बॉडीगार्ड। मैंने अपना सर झुकाया। तुम कब से मेरे बॉडीगार्ड बन गए? रिको ने करीब आकर धीरे से कहा। मिस सेलीन का ऑर्डर है। उन्होंने सोचा कि लोग तुम्हें उस झूठे एयर के चक्कर में परेशान कर सकते हैं। वह फिर सीधा खड़ा हो गया और मेरा कंधा पकड़ लिया। लायरा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसने उसे यकीन दिलाया। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट हूँ। कोई एड्रियन के सर के एक बाल को भी हाथ नहीं लगा सकता। लायरा ने अपने सामने खड़े खुश और चमकती आंखों वाले नौजवान को देखा और प्यार से सच्ची मुस्कुराहट दी। एड्रियन का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। रिको को लगा जैसे उसके आसपास की दुनिया खिल उठी हो। उसने शर्माते हुए उसे जाने का इशारा किया। आपको क्लास के लिए जाना चाहिए। उसने लायरा को दूर जाते हुए देखा और अब भी उसकी आंखों में चमक थी। क्या लायरा का कोई बॉयफ्रेंड है? अगर मैं उसका बॉयफ्रेंड बन जाऊं तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। तुम्हारी तो मंगनी हो चुकी है। क्या तुम लायरा को दूसरी औरत बनाना चाहते हो? रिको ने आसमान की तरफ देखकर जोर से आवाज निकाली। मैंने अपनी घड़ी पर नजर डाली। बेल बजने में 15 मिनट थे। मैं तुम्हारी वजह से लेट नहीं हो रहा। मैं क्लासरूम की तरफ तेज चलने लगा। रिको भी जल्दी से मेरे साथ चलने लगा। मैंने सुना है कि लिंडन फैमिली दिवालिया हो गई है और उन पर बहुत कर्ज हो गया है और अब वह किसी टूटे फूटे अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हैं। क्या तुम ऐसी जगह पर रह सकते हो? मैं तुम्हें अपनी वह विला दे सकता हूँ और साथ में एक फुल टाइम ड्राइवर और हाउसकीपर भी। अगर मैं कहीं जा रहा होता तो तुम आखिरी आदमी होते जिसे मैं यह फैसला लेने देता। रिको को तुरंत बुरा लग गया। अगर मिस सेलीन तुम्हें चीजें दे सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? मैं तुम्हारा पक्का दोस्त हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और छोड़ा नहीं। मैं थोड़ा परेशान और थोड़ा खुश था। इस पूरे ग्रुप को कब से ये सेवियर कॉम्प्लेक्स हो गया? महंगी गाड़ियां और विलास, ड्राइवर और हाउसकीपर्स के साथ ऐसे ही दे रहे थे जैसे हार्विक फैमिली छोड़ने के बाद मैं बिल्कुल बेचारा हो गया हूँ। बातें करते हुए हम दोनों क्लासरूम के दरवाजे पर पहुंच गए। जैसे ही हम अंदर गए, शोर शराबा वाला क्लासरूम बिल्कुल चुप हो गया। हर चेहरा मेरी तरफ घूम गया। आंखें बड़ी और खाली थीं। क्या किसी ने मेरा चेहरा खराब कर दिया? मैंने कहा। तुम सब मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। इस पर सबने सांस छोड़ी और जोर से हंसने लगे। किसी ने आवाज लगाई। कौन सा सर्जन उस चेहरे को हाथ लगाने की हिम्मत करेगा? यही तो हुआ है, सच में। लगता है तुम सबने सुन लिया है, मैंने कहा और बिना रुके अपनी सीट पर वापस चला गया। क्विन ने मुझे देखा और तुरंत अपनी कुर्सी खिसकाकर पास आ गई, अपनी आवाज धीमी करते हुए। हमारे सर्कल में खबर बहुत तेज फैलती है। मेरे नाम पर एक खाली अपार्टमेंट है। वह उस जगह से तो अच्छा ही होगा जहां तुम अभी रह रहे हो। ले लो, कुछ टाइम के लिए वहां रह लो। इससे पहले कि मैं मना करता, रिको बीच में आ गया। उसने मेरी विला तो पहले ही मना कर दी है। क्विन ने आंखें घुमाई। वह रिको की एनर्जी का मुकाबला नहीं कर सकती थी। ग्रुप खुशियों भरी बातों में खो गया। किसी ने ध्यान भी नहीं दिया जब मिसेस स्टोन अंदर आई। तुम सब किस सीक्रेट के बारे में बातें कर रहे हो? पूरा फ्लोर तुम्हारी आवाज सुन सकता है। उसका चेहरा देखते ही हर कोई अपनी सीट पर वापस भाग गया बिना कोई और आवाज किए। क्रेस्टवुड एकेडमी सबसे बड़ा प्राइवेट स्कूल था जहां के स्टूडेंट्स बड़े और अमीर फैमिलीज के बच्चे थे, लेकिन वह आम स्टूडेंट्स से ज्यादा अलग नहीं थे। सख्त टीचर्स से उतना ही डरते थे और रिपोर्ट होने से भी उतना ही डरते थे। बाहर की दुनिया सोचती थी कि बड़े स्कूल्स में बच्चे बस ऐश करते हैं और सिर्फ दिखावा करते हैं, लेकिन सच्चाई इसके उल्टा थी। यहाँ पढ़ाई का बोझ कहीं और से ज्यादा था। आम सब्जेक्ट्स के अलावा स्टूडेंट्स बिजनेस मैनेजमेंट और घुड़सवारी भी पढ़ते थे। क्रेस्टवुड बड़े लोगों ने बनाया था और स्टूडेंट्स के लिए उनके नियम बहुत सख्त थे।
किसी भी टीचर की बेइज्जती करने पर बहुत बड़ी सजा मिलती थी। सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, इसका असर उनकी फैमिली के बिजनेस पर भी पड़ सकता था। आज मैं जाने देती हूँ, ये वापस आने का पहला दिन है, लेकिन यह तुम्हारा आखिरी साल है। होशियार रहो, मुसीबत से दूर रहो, समझ गए? हाँ मिसेस स्टोन, सबने एक साथ कहा। इस सेमेस्टर हमारी क्लास में एक नया स्टूडेंट आया है, ट्रॉय। सब लोग उसका स्वागत करो। कमरे का माहौल तुरंत बदल गया। हर आंख सामने की तरफ घूम गई। रिको ने मेरी तरफ देखा। मैं बस मुस्कुराया, शांत और पूरी तरह से खुश था, कुछ भी जाहिर नहीं किया। कुछ मुश्किल दिन की एटिकेट ट्रेनिंग के बाद ट्रॉय ने आखिरकार एक बड़े घर के बच्चे जैसा तरीका सीख लिया था। उसने एक ऐसी मुस्कुराहट दी जिसे वह परफेक्ट समझता था और अपनी इंट्रोडक्शन धीरे से दी। मैं ट्रॉय हूँ। बचपन में मैं पैदाइश के वक्त बदल गया था। मुझे आखिरकार अपने असली माँ बाप मिल गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस साल हम सब अच्छे से रहेंगे। ट्रॉय वहां एक अच्छे कैजुअल सूट में खड़ा था, एक ऐसे आदमी की इमेज बना रहा था जो बहुत अच्छा और क्लासी हो। ऐसी एंट्री सेंट्रल हाई में तारीफ पा सकती थी, हार्विक नाम की चमक के साथ। ये क्रेस्टवुड एकेडमी थी, जहां बहुत टैलेंट छुपा था, और उसकी ये छोटी सी एक्टिंग किसी को पसंद नहीं आई। जब उसने अपनी बात खत्म की तो कमरा शांत हो गया। क्विन को उसकी एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने आराम से कहा, असली हार्विक एयर तो कुछ और ही है। अभी अभी वापस आया है और उसने एड्रियन को पहले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ट्रॉय की आंखें तेजी से चमकीं। वह मासूम शिकार बनने का नाटक ऐसे करने लगा जैसे वह उसकी आदत हो। उसने अपनी नजरें नीचे कर लीं, जैसे उन शब्दों ने उसे कुछ नुकसान पहुंचाया हो। उसने कहा, मैंने सोचा था कि उनके साथ 17 साल रहने के बाद उसे जाना मुश्किल लगेगा, लेकिन उसने 3 मिलियन मांगे और पीछे मुड़कर देखे बिना चला गया। मुझे सच में समझ नहीं आता, वह इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। तुम उसे पत्थर दिल कैसे कह सकते हो? यह आवाज शांत कमरे में गूंज उठी। ट्रॉय घबराकर घूम गया और उसने रिको की गुस्से से भरी आंखों को देखा। और उसके बगल में मैं था, शांत और पूरी तरह से मजे ले रहा था। मिस ई स्टोन की भौहें नाखुशी से सिकुड़ गईं। उसने रिको को घूरा, जिसने डेस्क पर हाथ मारा था और खड़ा हो गया था। उसने कहा, बैठ जाओ, अभी। ट्रॉय ने अपनी हल्की सी मुस्कुराहट को छुपाया। उसने अपनी जैकेट का किनारा पकड़ा और ऐसा लग रहा था जैसे वह एक बेचारा शिकार हो। मेरी गोद ली हुई फैमिली की फाइनेंशियल हालत अच्छी नहीं है। उसके लिए यह बदलाव बहुत ज्यादा होगा। यह आम बात है कि वह मुझसे नफरत करेगा इसके लिए। मिस स्टोन ने ट्रॉय का साथ नहीं दिया। यह एक ऐसा स्कूल था जिसके अपने उसूल थे। स्टूडेंट्स को जिम्मेदार बनाना उसकी ड्यूटी थी। क्रेस्टवुड के ग्रेजुएट्स एक दिन अपने फील्ड में सबसे आगे होंगे, और यहाँ कोई आम आदमी नहीं पढ़ाता था। मिसेस स्टोन ने ट्रॉय की एक्टिंग को तुरंत समझ लिया। उसने इस पर ज्यादा हंगामा नहीं किया। उसने कहा, मैं एक बात साफ कर दूं, क्रेस्टवुड कोई खेल का मैदान नहीं है। और कल अपनी यूनिफॉर्म पहनकर आना। कमरे में हल्की हंसी फैल गई। ट्रॉय ने सर हिलाया। वह घबराया हुआ लग रहा था। वह जल्दी से पोडियम से उतरा और एक खाली सीट ढूंढ ली। जब घंटी बजी तो क्लासरूम में फिर से जान आ गई। सब लोग बातें करने लगे और गॉसिप शेयर करने लगे। ट्रॉय ने इधर उधर देखा। वह पूरी तरह से खो गया था। उसके क्लासमेट्स इन्वेस्टमेंट और मार्केट के बारे में बात कर रहे थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ फिट हो। ट्रॉय अपने क्लासमेट से बहुत परेशान था। आखिर में उसने ग्रुप के बीच में देखा और कहा, एड्रियन, तुम्हारे बैग पर वह क्या लटक रहा है? एड्रियन की तरफ रिको पहले ही मजाक उड़ा रहा था। उसने कहा, पहले वाला नकली वारिस अब बुरे वक्त से गुजर रहा है। अब स्कूल पब्लिक बस से जा रहा है। एक और क्लासमेट ने बात आगे बढ़ाई। उसने कहा, लगता है वह पूरी स्कॉलरशिप अब काम आ रही है। ओह हाँ, किसी ने कहा, मैं तो भूल ही गया था, स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड दोनों अब एड्रियन को मिल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं हंसूं या गुस्सा करूं। मैं बस उठने ही वाला था और उनके पास जाने वाला था। जब ट्रॉय ने सब कुछ सुन लिया था तो वह गुस्से से आगे बढ़ा। उसने कहा, यह बहुत ज्यादा है, तुम सब। सब लोग उसे हैरानी से देखने लगे। उसने कहा, ये मेरे दोस्त हैं। मैं आराम से रहने वाला इंसान हूँ। हम ऐसे ही मजाक करते हैं। किसी ने ट्रॉय से यह सब करने को नहीं कहा था। रिको ने सोचा कि यह आदमी बात करने के लायक नहीं है। उसने कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे असली माँ बाप गरीब हैं। मैं जानता हूं कि तुम एक यंग वारिस की तरह रहने के आदी थे। लिंडन फैमिली में वापस जाना मुश्किल होगा। मैं अपने माँ बाप से तुम्हारे लिए बात कर सकता हूँ। अगर तुम ठीक से माफी मांगो तो मुझे यकीन है कि वह तुम्हें वापस आने देंगे। ट्रॉय ने एक सच्चे फिक्र करने वाले दोस्त का नाटक किया। जो कोई भी देख रहा था उसके लिए वह मासूम, नेक दिल वाला था, और मैं, नकली वारिस, वह एहसान फरामोश था जिसे समझ नहीं थी। कमरा ऐसे शांत हो गया जैसे ट्रॉय ने सोचा भी नहीं था। सब लोग बस उसे घूर रहे थे, कुछ नहीं कह रहे थे, जैसे उन्होंने कुछ बहुत अजीब देख लिया हो। लंबी खामोशी के बाद रिको मेरी तरफ घूमा, सच में हैरान था। उसने कहा, क्या उसे शर्म नहीं आती? क्योंकि मुझे उसके लिए शर्म आ रही है।
कमरा हंसी से गूंज उठा। यह बात सही लगी। मैं सच में अच्छा चाहता हूँ, ट्रॉय ने जोर दिया। लिंडन फैमिली दिवालिया हो चुकी है, वह तुम्हें अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते। उसने कहा, मेरे माँ बाप अच्छे लोग हैं, वह बस उस वक्त गुस्से में थे। तुम पीछे मुड़कर देखे बिना पैसे लेकर चले गए, लेकिन अगर तुम उनसे माफी मांगो तो मुझे यकीन है कि वह तुम्हें हार्विक फैमिली में वापस वेलकम करेंगे। मैं इस पर मुस्कुरा दिया, ऐसी मुस्कुराहट जिसके पीछे कोई शब्द नहीं थे। मैंने उस घर में 17 साल बिताए थे। मैं विक्टर और उसकी बीवी को ट्रॉय से कहीं ज्यादा अच्छे से जानता था। वह अपने खून के रिश्तों की भी परवाह नहीं करते थे, तो एक गोद लिए हुए बेटे का क्या चांस था। कोई जवाब न मिलने पर ट्रॉय ने बात बदल दी। उसने बताया, मशहूर डिजाइनर सिएना मेरा कमरा दोबारा डिजाइन कर रही है। मेरे लिए ये नई बात है, मैंने कहा। मेरे होंठों के किनारे ऊपर उठे। ट्रॉय ने अपनी नजरें नीचे कर लीं और हल्की सी मुस्कुराहट दी। उसने कहा, मैंने उनसे कहा था कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे बहुत देर तक नजरअंदाज किया है, और उन्होंने मुझसे कहा कि वह इसकी भरपाई करेंगे। वह सबसे अच्छे डिजाइनर को ला रहे हैं सब कुछ दोबारा करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे पसंद है। मैंने अपना फोन डेस्क पर सीधा रखा और स्पीकर पर कर दिया। तुम सच में एक्टिंग में घुस जाते हो, रिको ने रूखेपन से कहा। स्पीकर से एक गुस्से भरी आवाज आई। उसने कहा, यह पूरी तरह से बकवास है। मैंने कब किसी डिजाइन का काम करने के लिए हाँ कहा? ट्रॉय, है ना? मैंने उसे कल फोन पर दफा हो जाने को कहा था। क्या उसे बातें समझ नहीं आती या वह बस धीमा है? उसने खुद को हार्विक का वारिस कहने की हिम्मत की। कहा कि वह मुझे चुप रहने और काम करने के लिए पैसे देगा। कहा कि हार्विक फैमिली से पंगा लेना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे उसके पैसों की परवाह नहीं है। मुझे इसकी भी परवाह नहीं कि वह कौन है या किस फैमिली से है। मुझे कोई हुक्म नहीं दे सकता। वह झूठ फैला रहा है जो मेरी इज्जत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या उसे लगता है कि वह इसकी कीमत चुका सकता है? फोन पर आवाज तलवार की तरह तेज थी। रिको ने बिना सोचे समझे कॉल काट दी और मुझे ऐसे देखा जैसे उसने कोई बहादुरी का काम किया हो। मैंने उसे थम्स अप दिया। मैंने कहा, अच्छा खेला। उस कमरे में सब लोग बहुत तेज थे। अपने सर्कल में वह सब जानते थे कि एक दूसरे का दिमाग कैसे काम करता है। वह क्रेस्टवुड में सिर्फ पढ़ने नहीं आए थे, वह रिश्ते बना रहे थे, क्योंकि अब जो लोग उनके आसपास थे वही लोग उनके साथ पूरी जिंदगी काम करेंगे। अभी सही रिश्ते बनाना तब काम आएगा जब फैमिली बिजनेस को संभालने का वक्त आएगा। कौन असली वारिस था और कौन नकली, ये उनके लिए मायने नहीं रखता था। जो मायने रखता था वह ये था कि किसी इंसान की क्या कीमत है। जो कोई भी साल के टॉप पर होता वह एक दिन कुछ बनेगा ही। ये उनका मौका था वह रिश्ता बनाने का। मैं अब हार्विक नाम नहीं रखता था, लेकिन ट्रॉय हार्विक फैमिली के बिना कुछ भी नहीं था। शुरू में किसी को भी ट्रॉय से कोई खास दुश्मनी नहीं थी। हार्विक के असर का सम्मान करते हुए वह उसके साथ अच्छा बर्ताव कर सकते थे, लेकिन वह खुद को संभाल नहीं पाया और उसने आकर कुछ शुरू करने की हिम्मत की। मेरी खामोशी सब्र नहीं थी, ये बेपरवाही थी। मुझे किसी बेकार इंसान पर अपनी एनर्जी बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अगर ट्रॉय धक्का देता रहा तो कोई उन्हें उनके जवाब के लिए दोष नहीं दे सकता था। हवा भारी और अजीब हो गई। ट्रॉय का चेहरा लोहे की तरह पीला पड़ गया। उसकी आंखों के किनारे लाल हो गए। वह खो गया था और सच में थोड़ा बेचारा लग रहा था। जहां लोग तुम्हारे लिए खड़े होने को तैयार हैं, वहां हमेशा ऐसे लोग भी होंगे जो तुम्हें पसंद नहीं करते। ब्रैड एक सही रक्षक बनकर खड़ा हो गया। उसने कहा, यह बहुत ज्यादा हो गया। क्या किसी को जलील करना इतना मजेदार होता है? ट्रॉय तो बस एड्रियन के लिए परेशान है। लिंडन फैमिली दिवालिया हो चुकी है। वह तो बस मदद करना चाहता था। क्या ये सब सच में जरूरी है? कमरे ने ब्रैड को वापस घूरा। सब जानते थे कि वह सच में क्या कर रहा था। ब्रैड बाहर से गुस्से में लग रहा था, अंदर से वह बहुत खुश था। मैंने उसे हर मोड़ पर पीछे छोड़ दिया था और यह उसका मौका था कि वह बाजी पलट दे। अब जब लिंडन फैमिली दिवालिया हो चुकी थी तो उसने अपना मौका देखा और उस पर काम कर रहा था। अगर वह इसे अच्छे से करता तो वह असली हार्विक वारिस का भी दिल जीत सकता था एक ही बार में। एक तीर से दो शिकार। ट्रॉय ने हैरानी से ऊपर देखा और अपनी राहत छुपाने की कोशिश की जब उसने ब्रैड को शुक्रिया भरी नजरों से देखा। ब्रैड ने उसे गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी आंखों में सच्ची फिक्र झलक रही थी, जैसे ट्रॉय सच में उसका दोस्त हो। उसी पल क्लासरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई और सबकी नजरें उधर घूम गईं। सेलीन दरवाजे पर खड़ी थी। उसके हाथ में एक फोल्डर था। उसने कहा, यह सब क्या हंगामा है? ब्रैड अपनी जगह पर ही रुक गया और तुरंत उसका जोश ठंडा पड़ गया। सेलीन ने उसे देखा तक नहीं। वह सीधे मेरी तरफ चलकर आई। उसने सीधे से कहा, बस कुछ देने आई हूँ। उसने ये आम तौर पर कहा, लेकिन ब्रैड ने जवाब में एक भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। कमरे में बाकी सब फ्यूचर के एरन थे जो ट्रेनिंग ले रहे थे, लेकिन सेलीन तो पहले ही उनके माँ बाप की जनरेशन के साथ बैठती थी। ट्रॉय ने उसे चुपचाप देखा।
वह सादगी से और साफ सुथरे कपड़ों में थी। गोरा रंग, बहुत खूबसूरत चेहरा। उसकी पूरी मौजूदगी कमरे से ऊपर थी। उसकी कलाई पर एक गहरे लाल रंग का बोढ़ी मोती का ब्रेसलेट था। जब वह उसके पास से गुजरी तो उसे हल्की सी सिट्रस की खुशबू आई। ट्रॉय सच में हिल गया था। उसने हमेशा सोचा था कि लायरा लिंडन फैमिली की सबसे खूबसूरत लड़की है, लेकिन इस लड़की के सामने लायरा उसके आसपास भी नहीं थी। उसने सोचा, और वह इतने सादगी से कपड़े पहने हुए है, वह बस एक डिलीवरी गर्ल या कुछ और होगी, फिर भी वह ऐसी दिखती है। जो ट्रॉय नहीं जानता था वह यह था कि सेलिन ने जो कपड़े पहने थे और उसके सिंपल एक्सेसरीज के साथ, खासकर वह बोडी मोती का ब्रेसलेट, हार्बर व्यू में एक विला से भी ज्यादा के थे। क्विन ने छेड़ते हुए कहा, ऐसा क्या है जिसके लिए सेलिन खुद यहाँ तक आई है? सेलिन की नजर मुझ पर पड़ी और उसने वह गर्माहट छुपाने की कोई कोशिश नहीं की जो सिर्फ मेरे लिए थी। उसने कहा, मैं एड्रियन की पर्सनल एरेंड गर्ल हूँ। एक पत्ता भी हो तो मैं खुद डिलीवर करूंगी। कमरा छेड़ने वाली हंसी से गूंज उठा। सेलिन और मैं जरा भी नहीं हिले, पूरी तरह से आराम से थे और इस बारे में पूरी तरह से खुले थे। सब जानते थे कि वह एक दूसरे के लिए क्या थे। बचपन के दोस्त, साथ साथ बड़े हुए, दोनों एक दूसरे के दिल की बात जानते थे। कुछ छुपाने जैसा नहीं था। उन्होंने इसे ऑफिशियल नहीं किया था क्योंकि वक्त सही नहीं था। दोनों ने अभी के लिए अपने करियर को पहले रखने का फैसला किया था। सेलिन ने फोल्डर मेरी डेस्क पर रखा और कमरा तुरंत हैरानी से उसके आसपास इकट्ठा हो गया। सब लोग देखने के लिए आगे झुके। यह प्रोजेक्ट प्रपोजल बहुत अच्छा है। एड्रियन कभी मायूस नहीं करता। लगता है इस साल की जगह तुम्हारी है। मेरा प्रपोजल का स्कोर काफी ज्यादा था, मैंने कहा। मैंने और कुछ नहीं कहा। मैं ऐसे पीछे होकर बैठ गया जैसे मैं पहले ही जीत चुका हूँ। ट्रॉय ने बगल से देखा। उसने इसे पहचान लिया। बिया ने यह बनाया था। ये उस छोटी लिंडन लड़की का काम है ना? एक बच्चे की घिसम पिटी चीज को एक सीरियस प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाकर पेश किया गया है। ये बाकी सब लोगों की बेइज्जती है जो कंपटीशन में है। क्विन ने उसे घूर कर देखा। ये कहना बहुत हिम्मत की बात है। ये इवैल्यूएशन में सबसे अच्छा प्रपोजल है। तुम इसे एक बच्चे की घिसम पिटी चीज कह रहे हो? ट्रॉय चुप हो गया। मैं मुस्कुराया। बिया ने इसमें बहुत मेहनत की है। उसने ये खास मेरे लिए बनाया है। तुम में से किसी की भी खाली थ्योरी इसका मुकाबला नहीं कर सकती, मैंने कहा, और मैंने हर बात दिल से कही थी। सबने इसका विरोध किया। मुझे कह रहे थे कि मैं तरफदारी कर रहा हूँ। सेलिन, क्या तुम इसके बारे में कुछ कर सकती हो? सेलिन ने अपने दोनों हाथ अपनी जेबों में डाल लिए। वह थोड़ा सा मेरी डेस्क पर झुकी। एड्रियन हमेशा से मुझे ऑर्डर देता आया है। मैं कौन होती हूँ उसे संभालने वाली? मैं धीरे से हंसा और हाथ बढ़ाकर उसके ब्रेसलेट को पकड़ लिया। ट्रॉय आगे बढ़ा, अपनी नादानी से बेखबर। तुम यहाँ स्टूडेंट नहीं हो, है ना? मैं समझता हूँ, सबको अपनी रोजी कमानी होती है। सेलिन ने अपनी आंखें असली उलझन में छोटी कर ली। उसने पहले ही सोचा था कि ट्रॉय ज्यादा समझदार नहीं है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह इतना अंधा होगा। कमरा शांत हो गया। किसी ने अभी सेलिन को डिलीवरी गर्ल कहा था। यह शायद साल की सबसे अजीब बात थी। रिको हंस हंस कर दोहरा हो रहा था। तुम्हें लगता है सेलिन एक डिलीवरी गर्ल है? मैंने अपनी आईब्रो उठाई, पूरी तरह से हैरान था। मैंने ट्रॉय की समझदारी के बारे में जो भी अच्छी सोच रखी थी वह सब वापस ले ली। वह मासूम नहीं था, वह बस सच में पूरी तरह से बेवकूफ था। कोई जो इन अमीर वारिसों के ग्रुप के साथ हंसता और मजाक करता है, कोई जिसे सब सेलीन कहते थे उस खास इज्जत के साथ, वह आम नहीं हो सकती थी। सेलीन ने मेरे हाथ की तरफ देखा। सिएना ने मुझे कुछ देने को कहा था। प्लान्स और फर्नीचर तैयार हो गए हैं। वह जानना चाहती है कि क्या कल से शुरू करना ठीक रहेगा। मैंने अपनी आवाज धीमी रखी। मैं उसे बाद में बताऊंगा। मैंने ऊपर देखा और उसकी आंखों में देखा। तुमने एक्विजिशन डील खत्म कर ली है। तुम्हारी इस हफ्ते फ्लाइट है ना? मैंने उसका ब्रेसलेट छोड़ दिया और उसके हाथ को धीरे से छुआ। जाओ फिर, अपनी फ्लाइट मत छोड़ना। मैं तुम्हारे लिए कुछ वापस लाऊंगी, सेलीन ने कहा, धीरे से अपनी उंगली से मेरी ठोड़ी को छूते हुए। उनकी आवाजें इतनी धीमी हो गई थीं कि उनकी अपनी एक शांत दुनिया बन गई थी, जैसे उनके आसपास एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो। बाकियों ने खुद ब खुद उसे जगह दे दी, चुपचाप यह सब देख रहे थे। रिको ने अपनी ठोड़ी हाथों पर रखी हुई थी। क्विन उसे घूर रही थी। उसके सर के ऊपर धीरे धीरे सवालों के निशान बन रहे थे। क्या यह सच में ठीक है कि तुम अपने आसपास सबसे इतने बेखबर रहो? जब स्कूल छूटा, गेट के बाहर का इलाका जिंदा हो उठा। स्ट्रीट फूड वाले अपनी दुकान लगा रहे थे और लोग उनके पास जमा हो रहे थे। क्रेस्टवुड के अमीर वारिस भी अपनी उम्र में स्ट्रीट फूड से खुद को रोक नहीं पाते थे। लोगों की लगातार भीड़ में लायरा अलग दिख रही थी। उसकी मौजूदगी नर्म और चुपचाप दिल को छू लेने वाली थी, जैसे किसी और जमाने की तस्वीर हो। एक शांत उदासी उसके चेहरे पर छाई हुई थी। अगर लायरा कभी किसी पुराने जमाने के ड्रामा में काम करती तो मैंने सोचा वह बिना कोशिश किए भी दिल तोड़ देगी। सबूत के लिए रिको को ही देख लो। जैसे ही उसने लायरा को देखा, वह पलक झपकाना भूल गया।
फिर दो आवाजें एक साथ आईं। मैंने आवाज का पीछा किया और देखा ट्रॉय का चेहरा चमक रहा था, एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ लायरा की तरफ दौड़ते हुए। उस मुस्कुराहट को देखकर लायरा के अंदर कुछ दो अलग दिशाओं में खिंचने लगा। उसने उन दिनों को याद किया जब वह स्कूल के बाद उससे मिलने जाया करती थी। कैसे वह उसी उत्साह के साथ उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता था। वह अपने उस छोटे भाई से बहुत प्यार करती थी। जब लिंडन फैमिली पहली बार दिवालिया हुई, कुछ वक्त तक सब कुछ वैसा ही रहा। वह अब भी बस से साथ घर जाते थे। कभी कभी उनका मन पैदल चलने का करता था। आधे रास्ते में ट्रॉय हमेशा उससे उसे उठाने को कहता था और लायरा हंसती और उसे अपनी पीठ पर बैठाकर बाकी रास्ता घर तक ले जाती थी। उसकी पीठ पर बैठकर वह कहता था, मेरी बहन दुनिया की सबसे अच्छी बहन है, मैं सबसे खुश बच्चा हूँ। और फिर सब कुछ बिखर गया। कुछ वक्त बाद मुस्कुराहट गायब हो गई। उसकी जगह कुछ टेढ़ा और बदसूरत आ गया। मैं इस बस से तंग आ गया हूँ, बस हो गया। तुम मुझे वापस उठाकर ले चलो। तुम्हें क्या हो गया है? तुम थोड़ा सा भी नहीं चल सकती बिना थके? क्या तुम एक बाइक नहीं खरीद सकती? पैसे नहीं है तो जाकर नौकरी कर लो। आखिर में उसने उसे छोड़ दिया। वही बहन जिसे उसने कभी दुनिया की सबसे अच्छी बहन कहा था। लायरा ने घूंट भरा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह उसका सामना कैसे करे। ट्रॉय ने कुछ भी नोटिस नहीं किया। उसकी मुस्कुराहट चमकती और मीठी रही। मुझे तुम्हारे साथ स्कूल जाना बहुत याद आता है। अफसोस है कि मैं क्रेस्टवुड ट्रांसफर हो गया। मेरे क्लासमेट्स मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते। वह सिर्फ एड्रियन के साथ रहते हैं। जैसे ही वह बोला, मुस्कुराहट धीरे धीरे कम हो गई। उसकी आंखों के किनारे लाल हो गए, जैसे एड्रियन ने उसके खिलाफ सबको भड़काया हो और वह घायल हो। लायरा उसके इशारे को समझ गई। उसने एड्रियन के साथ पिछले कुछ दिनों के बारे में सोचा और उसको जवाब देने वाले शब्द अपने आप ही निकलने वाले थे। एड्रियन ऐसा नहीं है। वह छोटी सोच वाला नहीं है। मैंने एक अमीर घर में 17 साल बिताए थे। फिर भी मैंने कभी शिकायत नहीं की कि लिंडन का घर बहुत छोटा है या गद्दा बहुत सख्त है। मैंने हेलन को बताया कि उसका खाना बहुत अच्छा है। मैंने बीए के लिए मिठाई खरीदी। मैंने सोचा कि हर फैमिली मेंबर को क्या चाहिए और चुपचाप उसका ख्याल रखा। मैं इतना अच्छा था, इतना सच में इतना अचानक अच्छा था कि लायरा को गिल्टी महसूस हुआ। एक बड़ी बहन होने के नाते वह मेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाई थी और फिर भी मैं ही सबका ख्याल रख रहा था। ट्रॉय का चेहरा जम गया। उसने सोचा था कि जैसे ही मैं हार्विक एस्टेट से बाहर निकलूंगा और वह खराब जगह देखूंगा, मेरे अंदर की सारी अमीराना हवा निकल जाएगी। लेकिन लायरा सच में मेरे बारे में अच्छा सोचती थी। सिर्फ 2 या 3 दिनों में वह अपने पुराने भाई के साथ 17 साल भूलकर मुझे अपना चुकी थी। लायरा को इतनी साफ तरह से मेरी तरफदारी करते सुनकर ट्रॉय चुप हो गया। मैं मुस्कुराया। मुझे नहीं पता था कि ट्रॉय बहनें जमा करता घूम रहा है। मेरी आंखों की आरामदायक गर्मी बदल गई। एक शांत तीखापन आ गया। तुम्हें बस दूसरों की चीजें लेना पसंद है, मैंने कहा, उनकी बहनों समेत। लायरा के चेहरे से उदासी एकदम से हट गई। एक नर्म मुस्कुराहट उसके होंठों पर वापस आ गई और उसने ट्रॉय को दोबारा नहीं देखा। मेरी आंखों में एक पल के लिए रोशनी चमकी। मेरे होंठ का कोना धीरे से, बिना जल्दी किए, ऊपर उठा। हम दोनों को साथ चलते हुए देखकर ट्रॉय की आंखों में तेज जलन आ गई। उसने हमारी पीठ देखी जब हम हंसते और बातें करते जा रहे थे। यह सब कभी उसका था। ट्रॉय ने अपने दांत पीसे। उसकी मुट्ठियां इतनी कसकर बंद थीं कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में चुभ रहे थे और उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसकी सांसें तेज हो गईं। जब हमारी शक्लें पूरी तरह गायब हो गईं, तभी ट्रॉय धीरे धीरे होश में आया। जो कुछ भी उसने कभी चाहा था, वह अब उसके पास था। दौलत, हॉरिक नाम की शान। कुछ भी नहीं है यह लोग, उसने खुद से कहा। वह असली हॉरिक का वारिस था। जैसे ही उसने हॉरिका स्टेट देखा, वह फैला हुआ शानदार विला, उसके अंदर की नफरत खत्म हो गई। वह गहरी अंदरूनी खुशी से मुस्कुराया। ट्रॉय ने आंटी रोज पर ऐसे गुस्से से बात की जैसे वह इस सब के लिए पैदा हुआ हो। तुम वहां क्या खड़ी हो? जाओ चाय बनाओ। आंटी रोज ने थोड़ा सा झुककर सलाम किया। हाँ यंग मास्टर। जब से यह यंग मास्टर आया था, जब भी विक्टर और उसकी पत्नी बाहर होते थे, घर के नौकर बहुत डर डर कर रहते थे, सांस लेने की भी हिम्मत नहीं करते थे। छोटी से छोटी बात भी जो उसे पसंद नहीं आती थी, उस पर डांट पड़ती थी। गलत चाय, बदल दो। खाना पसंद नहीं आया, वापस किचन में। एड्रियन ने कभी अपना गुस्सा नहीं खोया था। कम से कम उसने उनके साथ इंसानों जैसा बर्ताव किया था। लेकिन यह नया यंग मास्टर जरा सी बात पर भी कप और प्लेट फेंक देता था, जैसे वह नौकर नहीं थे, बस ऐसे औजार थे जिन्हें वह अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता था। ट्रॉय की आवाज फिर आई, तेज और धमकी भरी। आंटी रोज होश में आई और जल्दी से चाय लेकर आई। ट्रॉय ने कप उठाया और एक घूंट पिया। अगले ही पल उसने वह सीधा आंटी रोज पर फेंक दिया। उसने खुद ब खुद पीछे कदम हटा लिया, लेकिन इतनी तेज नहीं। गरम चाय उसके पैर के ऊपर गिर गई। आंटी रोज ने अपना सर नीचे रखा, चुपचाप लाल हुई स्किन को रगड़ रही थी। वह झुकी और कप उठाया। मैं नहीं बनाऊंगी, उसने कहा।
बटलर ने हर पल को देखा था। उसने अपने चश्मे ठीक किए। वह धीरे से, बिना जल्दी किए, आगे बढ़ा। यंग मास्टर, उसने धीरे से कहा, आपके अदब लिहाज की क्लास का समय हो गया है। ट्रॉय ग्लेड, कौन सी अदब लिहाज की क्लास? बटलर के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। होमकमिंग बैंकेट इस हफ्ते के आखिर में है। मास्टर और मैडम ने खास तौर पर कहा है कि आप समय पर पहुंचें और बैंकेट में कुछ भी गलत ना हो। ट्रॉय झट से खड़ा हो गया। इसका क्या मतलब है? अपनी जगह जानो। तुम तो बस हार्विक फैमिली के एक टंकवाडार नौकर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हुक्म देने की? अदब लिहाज सिखाने वाली टीचर ने ट्रॉय को बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाई। हाथ में स्केल लिए, पत्थर जैसा चेहरा बनाए, वह हर गलती को सख्ती से ठीक करती थी, उसकी हैसियत की परवाह किए बिना। वह ऐसा इसलिए कर पाती थी क्योंकि विक्टर और उनकी पत्नी उसके साथ थे। बटलर ने शांति से, बिना जल्दी किए, सर हिलाया। दोनों यंग लेडीज होमकमिंग बैंकेट के लिए वापस आ रही हैं। ट्रॉय रुका। उसने सुना था कि हर्विक बहनें आसान नहीं हैं, लेकिन फिर भी यह पहली बार था जब वह अपनी असली बहनों से मिल रहा था। उसे अच्छा असर डालना चाहिए। एक बार जब वह उनका दिल जीत लेगा तो वह हार्विक फैमिली का पक्का बेटा बन जाएगा। फिर देखते हैं कौन उसको नीचा दिखाने की हिम्मत करता है। ट्रॉय ने अपना गुस्सा पी लिया और बहुत न चाहते हुए अपनी क्लास में गया। हारिका स्टेट के ठंडे, सख्त माहौल के बिल्कुल अलग लिंडन फैमिली का छोटा घर गर्माहट से भरा था। पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ बैठा था, एक दूसरे को खाना परोसने के लिए हाथ बढ़ा रहे थे। ड्रमस्टिक्स सबके बीच इधर उधर घूम रहे थे। छोटे बच्चों को ड्रमस्टिक्स मिलते हैं, बड़ों को विंग टिप्स और बीच वालों को मिड विंग्स। हेलेन मुस्कुराई और लायरा के कटोरी में एक मिड विंग रखा। ड्रमस्टिक्स मुझे और बी को मिले, एक एक। लायरा आमतौर से ज्यादा खुश लग रही थी। हो सकता है ट्रॉय को दोबारा देखकर उसे वह सुकून मिल गया हो जिसकी उसे जरूरत थी। मैंने अपनी कटोरी में रखे ड्रमस्टिक को देखा। मेरे सीने में कुछ अनोखा और गर्म सा महसूस हुआ। हार्विक फैमिली खाने के अदब लिहाज को बहुत गंभीरता से लेती थी। बैठने की जगह दूर दूर रखी जाती थी। टेबल पर बात करना बिल्कुल मना था और कोई भी आवाज करना भी। एक दूसरे को खाना परोसना तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं था। विक्टर और उनकी पत्नी तो वैसे भी घर पर कम ही रहते थे। दोनों बेटियों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजा गया था। ज्यादातर समय मैं अकेला खाता था। लिंडन फैमिली ऐसी बिल्कुल नहीं थी। जो भी अच्छा होता था वह सब मिल बांट कर खाते थे। वह छोटी सी जगह में घुसे हुए पूरे खाने के दौरान हंसते और बातें करते थे और कमरे की गर्माहट बिल्कुल असली थी। जिंदगी उसके हर कोने में भरी हुई थी। शायद एक असली घर ऐसा ही महसूस होता है। हेलेन ने अपने हाथ मलते हुए, थोड़ा शर्माते हुए कहा, तुम बच्चे स्कूल में हो और रे बाहर ड्राइविंग कर रहा है। मैं अपना एक छोटा सा ठेला लगाना चाहती हूँ, कुछ छोटा काम करना चाहती हूँ, थोड़ा बोझ कम करने में मदद करना चाहती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि कुछ सामान लेकर एलिमेंट्री स्कूल के बाहर बेचूं। मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है, मुझे नहीं पता कि मैं यह कर पाऊंगी या नहीं। मैंने पीछे सोचा। शादी से पहले हेलेन अपने परिवार की लाडली बेटी थी। वह इधर उधर के छोटे मोटे काम में मदद करती थी, लेकिन उससे ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं की जाती थी। जब तक उसने रे से शादी की, उसका बिजनेस पहले ही चल पड़ा था, तो वह एक पूरे समय की घरवाली बनकर रह गई और उसने कभी बाहर जाकर अपना पैसा नहीं कमाया था। लिंडन फैमिली के दिवालिया होने के बाद वह एक अच्छी नौकरी ढूंढना चाहती थी, लेकिन ट्रॉय ने शिकायत की कि कोई घर का ख्याल नहीं रख रहा है और इसलिए वह रुक गई, दोबारा से पूरे समय की घरवाली बनकर। घरवाली होना कोई आसान काम नहीं था। हर दिन शारीरिक मेहनत वाले काम से भरा होता था। जब तक सब काम खत्म होता था, दिन लगभग खत्म हो चुका होता था। आराम जैसी कोई चीज नहीं थी। सबको इतनी मेहनत करते देखकर वह घर पर रहने और अंदर से सब कुछ संभालने के लिए मान गई थी। अब मैं यहाँ था और सब जोश में थे, एक बार फिर आगे बढ़ने के लिए तैयार। हेलेन भी इसका हिस्सा बनना चाहती थी। उन्होंने तुरंत उसका साथ दिया। तुम पूरे दिन घर के काम में बंद रहती हो, बात करने के लिए भी कोई नहीं होता। रे मान गया। बाहर ठेला लगाना, ये बहुत अच्छा लगता है। कुछ ऐसा करो जिसका कोई मतलब हो। चाहे इससे पैसा मिले या न मिले, इसे घर से बाहर निकलने और अपना दिमाग साफ करने जैसा समझो। रे ने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखी और हेलेन का हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। इतने सालों से तुमने बहुत कुछ दिया है और अपने लिए शायद ही कुछ किया हो। हर किसी को यह महसूस करने का हक है कि वह कुछ बना रहा है। अगर तुम ठेला लगाना चाहती हो तो जरूर करो। पूरे परिवार का पूरा साथ मिलने पर हेलेन ने धीरे से सुकून की सांस ली। फिर उसने मेरी तरफ देखा। मैं अकेला था जिसने कुछ नहीं कहा था। मैंने सोच विचार किया और ध्यान से जवाब दिया। स्टेशनरी बेचने के लिए बहुत सारा सामान चाहिए होता है, जिसका मतलब है शुरू में ज्यादा खर्चा। और एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों के पास ज्यादा जेब खर्च नहीं होता। नुकसान फायदा बराबर होने में बहुत समय लग सकता है। हमारे इलाके के पास स्कूल के घंटे एक जैसे रहते हैं और पास के स्ट्रीट फूड के ठेले अच्छा बिजनेस करते हैं।
आप इसकी बजाय खाना बेचने पर विचार कर सकती हैं। उस इलाके में कई स्कूल हैं, बहुत सारे ग्राहक मिलेंगे। सुबह जल्दी उठना मुश्किल होगा। आपको ताजे सामान तैयार करने के लिए जल्दी उठना पड़ेगा। लेकिन साफ-साफ कहूँ तो मैं ठेले के विचार के पक्ष में हूँ। हेलेन ऐसे मुस्कुराई जैसे उसके ऊपर से कोई बोझ उतर गया हो। थोड़ी मेहनत से किसी को नुकसान नहीं होता। लेकिन मुझे तो बस घर का खाना बनाना आता है। मुझे फैंसी स्ट्रीट फूड के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। आपका खाना ज्यादातर रेस्टोरेंट से बेहतर है और हम फैंसी के लिए नहीं जा रहे हैं। बात वह नहीं है। पेट भरने वाला अच्छा नाश्ता वही बिकता है। इसके लिए जरूर एक बाजार है। क्या बेचना है इसके लिए मुझे डर है कि मेरे पास ज्यादा कुछ बताने को नहीं है। स्कूल के गेट के बाहर बहुत सारे स्ट्रीट फूड के ठेले होते हैं। मैं कभी एक पर भी नहीं रुका। मैंने कभी देखा भी नहीं कि वह क्या बेचते हैं। हर्विक का वारिस होने का मतलब था शरीर, पेशकश और सख्ती से नियंत्रित आहार पर हमेशा ध्यान देना, हर समय अपनी छवि बनाए रखना। हार्विक फैमिली पक्का मानती थी कि सड़क किनारे का खाना उनके लिए नहीं है, उससे खाने से परिवार की छवि खराब होगी। ज्यादा खाने वाले के रूप में देखा जाना हार्विक नाम पर एक दाग माना जाता था। वहां रहते हुए मैंने अपनी असली भूख कब की खत्म कर दी थी। हार्विक फैमिली ने देखा कि मैं मुश्किल से खाता हूं तो उन्होंने एक के बाद एक शेफ बदले इसे ठीक करने की कोशिश में। बाद में मुझे समझ आया कि समस्या कभी खाना नहीं थी, वह उस घर का ठंडा घुटन भरा माहौल था। लायरा ने एक पल सोचा। मिडिल स्कूल में गेट के बाहर कोई राइस बॉल्स बेचता था। वह असल में काफी अच्छे थे और अभी स्कूल के गेट के पास कोई उन्हें बेचता हुआ नहीं दिखता। अगर हम राइस बॉल्स बेचते हैं तो पूरा बाजार हमारा होगा। रे और हेलेन ने एक दूसरे को देखा। दोनों को यह एक अच्छा विचार लगा। मैं कल सामान लाऊंगी और एक बार बनाकर देखूंगी। तुम्हारा काम टेस्ट करना है। हेलेन ने पहले कभी इतनी ऊर्जा महसूस नहीं की थी। परिवार की आमदनी में सच में योगदान देने का विचार उसे एक ऐसी लगन से भर गया था जो उसने सालों से महसूस नहीं की थी। रे ने एक व्यावहारिक सवाल उठाया। अगर हम राइस बॉल्स बेच रहे हैं तो क्या हमें एक सही खास फूड कार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी? मैंने दूसरे स्ट्रीट वेंडर्स को काम करते देखा है। ज्यादातर लोग खास बने ठेले इस्तेमाल करते हैं जिसमें हर सामान के लिए एक जगह होती है। बहुत व्यवस्थित। लायरा को अचानक याद आया। पुराने ठेले में राइस बॉल्स को गर्म रखने के लिए एक स्टीमर बॉक्स का इस्तेमाल होता था। हालांकि मुझे लगता है कि एक लकड़ी का बैरल भी उतना ही अच्छा काम करेगा। उसे नॉन वोवन कपड़े से अच्छे से ढक दो और वह गर्मी को ठीक से रोक कर रखेगा। रे ने उत्साह से अपनी घुटने पर थपकी मारी। मैं कल अपने ड्राइविंग दोस्तों से पूछूंगा। देखते हैं हमें कहाँ से मिल सकता है। अभी के लिए चलो देखते हैं कि अंदर क्या क्या डालना है। हम कल सामान खरीदेंगे और एक अच्छा टेस्ट रन करेंगे। लायरा ने तुरंत टेबल साफ कर दी। सब लोग इकट्ठे हुए और बातें तेज हो गईं। कोई मजेदार बात बोलता और पूरा परिवार जोर से हंसने लगता। मैं सच में हैरान था कि वह कितनी तेजी से काम करते थे। यह पूरा परिवार पूरी रफ्तार से काम करता था। कोई हिचकिचाहट नहीं। उन्होंने अभी ठेले का विचार ही रखा था और पहले ही वह एक प्लान बना रहे थे, सामान पर बहस कर रहे थे और खर्च निकाल रहे थे। जितना कम लोगों के पास होता है उतनी ही हिम्मत से वह कोशिश करने और नाकाम होने को तैयार रहते हैं और अक्सर ऐसी ही हिम्मत लोगों को दूसरी तरफ ले जाती है। मैं अपने आसपास की ऊर्जा में पूरी तरह डूब गया था। क्योंकि अब मैं इस परिवार का हिस्सा था तो मुझ पर कुछ असर हुआ और मैंने अपना हाथ उठाया। ठेला, वह मुझ पर छोड़ दो। कमरा शांत हो गया। हर आंख एक साथ मेरी तरफ घूम गई और इससे मुझे थोड़ा अजीब लगा। रे की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास मेहनत वाले सालों की कुछ बचत होगी, उसने कहा, लेकिन अब तुम एक लिंडन हो। परिवार के फैसले हम सब मिलकर लेते हैं, लेकिन मैं किसी बच्चे को इस सब के लिए पैसे देने नहीं दूंगा। रेनोवेशन के साथ भी। हाँ, हमें सिएना के साथ तुम्हारे रिश्ते से फायदा हुआ, लेकिन जो भी महंगा फर्नीचर लगेगा मैं उसके पैसे तुम्हें वापस कर दूंगा। मुझे अंदर से कुछ अजीब सा लगा। शायद इसलिए क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसी पारिवारिक गर्माहट महसूस नहीं की थी और इससे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या करूं। असल में मेरा स्टील के बिजनेस में एक दोस्त है। हमें एक सेकंड हैंड ठेला कम दाम में मिल सकता है। मैंने जल्दी से यह जोड़ा। रे ने इस पर सर हिलाया और बात छोड़ दी। मैंने मौका देखकर बताया कि सिएना रेनोवेशन के लिए एक टीम ला रही है ताकि हेलेन सुबह हैरान न हो। परिवार रात के 1 बजे के बाद तक बातें करता रहा। हम तीनों को अगले दिन स्कूल जाना था। आखिर में हम सब रात के लिए अलग हो गए और बारी बारी से नहाने गए। नहाने के बाद मैं अपने कमरे में वापस चला गया। मैंने दरवाजा बंद किया और अपना फोन देखा। सिएना का मैसेज आया था। मैं समझ गया था कि उसने इस काम में बहुत मेहनत की है। सामान और फर्नीचर के आखिरी हिसाब में उसने मुझसे मजदूरी का कोई पैसा नहीं लिया था। शायद उसने अपनी ही टीम का इस्तेमाल किया था। सिएना बाहर के ठेकेदारों पर कभी भरोसा नहीं करती थी। कुछ लोग काम जल्दी खत्म करते थे और ठीक से नहीं करते थे, जो उसके स्टैंडर्ड से कम होता था।
बड़े और खास इंटीरियर काम के लिए वह अपनी खुद की टीम रखती थी। जरूरी काम हमेशा उनकी अपनी टीम ही करती थी। वह मजदूरी का खर्चा क्लाइंट के बिल में जाना चाहिए था, यह उसका अपना खर्चा निकालने का तरीका था। दोस्तों के बीच वह इतनी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। मैंने हमेशा सियना को बहुत गुस्से वाली समझा था, लेकिन वह उन लोगों में से थी जिन पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता था। जब वह किसी पर गुस्सा करती थी तो हमेशा कोई वजह होती थी, जैसे कोई क्लाइंट जिसे कोई समझ नहीं थी, या कोई जो अच्छे काम की कदर करना नहीं जानता था। इसके लिए आप सियना को दोष नहीं दे सकते थे, गलती हमेशा दूसरे की होती थी। मैंने उसके हिसाब में लिखी रकम ट्रांसफर कर दी और अगले ही पल उसका मैसेज आया, ट्रॉय पागल हो गया है। जानते हो उसने फोन पर क्या कहा? उसने मुझे अपने से नीचा बताया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? गुलामी सदियों पहले खत्म हो चुकी है और यह आदमी अभी भी लोगों को ऊंच नीच में बांट रहा है। और फिर उसने हार्विक नाम से मुझे धमकाने की हिम्मत की। कहा कि अगर मैंने डिजाइन का काम नहीं किया तो हार्विक्स मुझे ब्लैकलिस्ट कर देंगे। मजेदार बात है, वह खुद को क्या समझता है। और क्लेयर और विक्टर तो पूरी तरह से पागल हो गए हैं उस आदमी की वजह से मुझे मना कर दिया, क्योंकि उन्हें खेल खेलना पसंद था। ट्रॉय ने जैसे ही फोन काटा, हार्विक का इनविटेशन मेरे हाथ में आ गया। क्या मैं पार्टी में जाकर उसे शर्मिंदा कर दूं? मैं उस आखिरी लाइन पर रुका और जवाब दिया, जाओ। अगले दिन मैं क्लासरूम में क्विन से मिला। उसने उस इनविटेशन की बात की जो उसे मिला था, अपनी खुशी मुश्किल से छुपा रही थी। मैं हार्विक होमकमिंग बैंकेट में जरूर जाऊंगी, ये मौका छोड़ने जैसा नहीं है। मैं पूरा इवेंट तुम्हारे लिए लाइव स्ट्रीम करूंगी। क्विन रिको को इतना अच्छे से जानती थी कि उसने पूछा, वह कोई हंगामा करने का प्लान तो नहीं बना रहा ना? वह ऐसी बातें खुलेआम कह सकते थे क्योंकि उन्होंने हालात को अच्छे से समझ लिया था। इस वक्त हार्विक से टक्कर लेना तो ठीक है। हार्विक परिवार कई पीढ़ियों से बिजनेस में था, उनकी ताकत को कम नहीं समझा जा सकता था। जो भी उस बैंकेट में जाकर उन्हें सबके सामने शर्मिंदा करता, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती। क्विन ने आगे कहा, रिको, शायद तुमने सुना नहीं होगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्या तुमने खबर नहीं देखी? हार्विक की 2 बेटियां वापस आ रही हैं। उन दोनों ने खुद ब खुद मेरी तरफ देखा जैसे मेरे पास जवाब होगा। मैंने अपनी आईब्राउ उठाई। मैं अब एक गरीब हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ। मेरी जानकारी तुम्हारी जानकारी से मैच नहीं कर सकती। क्विन ने अपनी आईब्राउ उठाई, साफ तौर पर मजाक में। गरीब हो या नहीं, तुम अभी भी वारिस हो। जब हम तीनों क्लासरूम में वापस आए, हमें ट्रॉय की आवाज का आखिरी हिस्सा सुनाई दिया। मेरे माँ बाप एक होमकमिंग बैंकेट दे रहे हैं ताकि मुझे हार्विक का वारिस के रूप में इंट्रोड्यूस कर सकें। मेरे इस सर्कल में कोई दोस्त नहीं है। उम्मीद करता हूँ सब आ पाएंगे। उसने मुझे दरवाजे से अंदर आते हुए देखा और मुस्कुराया, उसकी वह मासूम सी मुस्कान। बैंकेट में अच्छा खाना होगा और मेरे माँ बाप ने मेरे लिए नए कपड़े खरीदे हैं। तुम आकर जो पसंद हो चुन सकते हो। कपड़े तुम्हारे लिए खरीदे गए थे, वह तुम्हारे हैं। एड्रियन पुराने कपड़े नहीं पहनता। और खाना, उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। क्विन ने साफ साफ कहा। जब भी मैं ट्रॉय का सामना करता था, मैं अपने दोस्तों को अपने आसपास महसूस करता था। मैं अब हार्विक का वारिस नहीं था, लेकिन मेरे पास लोगों की कमी नहीं थी जो मेरा साथ देते थे। मैंने ट्रॉय को दोबारा नहीं देखा। मैं अपनी सीट पर वापस चला गया। ऊपर देखे बिना मैंने कहा, हार्विक के एटिकेट टीचर को थोड़ा काम करने की जरूरत है। इनविटेशंस पहले से दिए जाते हैं, ये वाला नहीं गिना जाएगा। मैंने अपना बैग डेस्क के साइड में लटका दिया। ट्रॉय ने अपने हाथ आपस में मसले, ऐसे लग रहा था जैसे उस पर गलत इल्जाम लगा हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे असली परिवार के पास ज्यादा कुछ नहीं है। वहां वापस जाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं तुम्हें बैंकेट में इनवाइट करना चाहता था। अगर तुम बस माफी मांग लो तो मुझे यकीन है मेरे माँ बाप तुम्हें वापस आने देंगे। रिको ने उसकी तरफ उंगली की। किस बात की माफी मांगे? एड्रियन ने आखिर गलत क्या किया? ट्रॉय चुप हो गया। उसकी आंखों के किनारों पर आंसू भर आए। मासूम शिकार बनने का नाटक पूरे जोर पर था। उसने यह सब शुरू किया और अब वह खुद रो रहा है, जैसे उसे ही परेशान किया जा रहा हो। ब्रैड इस मौके को हाथ से जाने नहीं देगा। वह तुरंत ट्रॉय का बचाव करने के लिए आगे बढ़ा। ट्रॉय बहुत अच्छा है, उसे तुम्हारी चिंता है। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? रिको ने हंसी उड़ाई। मुझे लगता है ये सच में दिमाग से ठीक नहीं है। क्या उसने कभी एड्रियन से पूछा कि वह वापस जाना भी चाहता है या नहीं? उसे चिंता करने वाले बचाने वाले का रोल निभाने का हक किसने दिया? ब्रैड के होंठ हिले लेकिन कोई शब्द नहीं निकले। उसी सर्कल का होने के नाते वह ट्रॉय को किसी और की तरह साफ देख सकता था, लेकिन ब्रैड रिको से अलग था। रिको उस क्लास में सबसे अलग था। उसके माँ बाप एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उसका घर खुशियों से भरा था। परिवार का बिजनेस रिको को ही मिलने वाला था, इसमें कोई शक नहीं था। ब्रैड के भाई थे, विरासत मिलना पक्का नहीं था और वह यह जानता था, इसलिए वह चुपचाप एक अच्छी शादी की तलाश में था।
अगर वह हार्विक की बेटियों में से किसी से शादी कर लेता तो उसका फ्यूचर पक्का हो जाता और हार्विक से उसके परिवार के रिश्ते उसे घर में असली ताकत देते। और इसलिए उसने ट्रॉय का साथ दिया। ट्रॉय इस सर्कल में सीधा साधा था, लेकिन सीधे साधे लोगों को संभालना आसान होता है। मुझे इसमें पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दूसरे लोगों के इरादे उनका अपना काम थे, जब तक वह मुझसे दूर रहते। यह सर्कल्स कितने मुश्किल हो सकते थे, मैं उस कमरे में किसी और से बेहतर जानता था। जितना कम ड्रामा हो उतना अच्छा। हर मोड़ पर दुश्मन बनाने का कोई फायदा नहीं। कौन कह सकता है कि आज का बाहर वाला कल सबसे ऊपर नहीं होगा। यह सोचकर मैंने बात की और माहौल को शांत किया, इससे पहले कि रिको मेरी वजह से और रिश्ते खराब करता। मैंने ट्रॉय की तरफ देखा। वो बातें, मेरा हार्विक परिवार में वापस जाने का कोई इरादा नहीं है और उनकी पसंद के लिए तुमसे मुकाबला करने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। जब तक तुम परेशानी नहीं ढूंढते, हम सब बिना किसी दिक्कत के साथ रह सकते हैं। लेकिन अगर तुमने मेरी हद पार की तो देखते हैं हार्विक का नाम तुम्हें कितना बचा सकता है। ट्रॉय, आंसू पोंछते हुए उसकी छाती फूल गई। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। उसने मेरी आंखों में देखा, जो मजबूत, अडिग और पूरी तरह से खुद पर यकीन रखती थी। वह समझ नहीं पाया। मुझ में हार या नुकसान का कोई निशान नहीं था। क्लास में सब अभी भी मेरे साथ थे, हमेशा की तरह। वह अभी भी मुझे मेरे नाम से बुलाते थे, उस खास लहजे में जिसका कोई मतलब होता था। और अब मैं यहाँ खड़ा था, बिना किसी घबराहट के धमकी दे रहा था। दुनिया में किसने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया था? अगर सेलीन मेरे साथ नहीं होती तो चीजें कैसी दिखती? ट्रॉय मुझे घूरता रहा। उसकी आंखों में हिसाब किताब था। क्विन उसके बगल में आराम से बैठी ड्राइंग कर रही थी। तुम्हारे इस दिमाग से तुम कभी समझ नहीं पाओगे। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं कितना काबिल था, लेकिन मेरे क्लासमेट्स जानते थे। जो कुछ वह भीख मांगकर या मोल भाव करके नहीं पा सकते थे, मैं हमेशा उसका कोई न कोई तरीका ढूंढ लेता था। मेरे कनेक्शंस शायद हार्विक परिवारों का मुकाबला न कर पाए, लेकिन सब कुछ मिलाकर देखो तो कैपिटल सर्कल के सबसे बड़े लोग भी गिर सकते हैं। क्विन ने ठंडी मुस्कान दी, उसकी आवाज में हल्का सा घमंड था। इस सर्कल में जिंदा रहने का पहला नियम है माहौल को समझना। रिको को ट्रॉय को सिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बस आगे की परेशानी नहीं चाहता था। एक बार के लिए उसने क्विन का विरोध नहीं किया। ट्रॉय के दांत कचकचा रहे थे। जब वह मुझे घूर रहा था तो उसकी आंखों में लाली चढ़ गई। वह मुड़ा और गुस्से में बाहर चला गया। ब्रैड ने उसे पुकारा, लेकिन उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। फिर उसने अपने होंठ मोड़कर धीरे से कहा, अगर तुम किसी का भरोसा जीतना चाहते हो तो उन्हें तब ढूंढो जब वह सबसे कमजोर हो। उसने मुझे ध्यान से देखा। मैंने भी उसकी आंखों में देखा। मैं बिना किसी फायदे के कुछ नहीं करता, और तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है। ब्रैड ने बेपरवाही से कंधे उचकाए, फिर ट्रॉय के पीछे जाने के लिए बाहर चला गया। उन दोनों के जाने के बाद पूरे कमरे ने चैन की सांस ली। हर्विक्स ने पाला था, जहां सिर्फ बिजनेस और फायदा देखा जाता था, कोई गर्माहट या इंसानियत नहीं थी। एड्रियन हमारे साथ इसलिए नहीं मिलता जुलता। यह इसलिए है क्योंकि हम सब एक ही उम्र के हैं, हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं और भरोसा धीरे धीरे समय के साथ बना है। लिंडन परिवार मेरे लिए अभी भी अजनबी थे, जो बस मेरे खून के रिश्ते में थे। रिको सच में क्यूरियस था, मेरी पर्सनालिटी और मेरी काबिलियत जानते हुए। हार्विक परिवार छोड़ने का मतलब शायद आजाद होना था। अब लिंडन परिवार के साथ रहने की कोई वजह तो होगी, लेकिन हमेशा के लिए बिल्कुल नहीं। छोटा होने के अपने कुछ रूल्स थे। 18 साल की उम्र में मैं अपने अकाउंट खोल सकता था और खुद के पैरों पर खड़ा हो सकता था। अभी के लिए चीजें ठीक थी और लिंडन परिवार की मदद करना पूरी तरह से बेमकसद नहीं था। रेनोवेशन खुद बोलता है, मैं बस आराम से सोने के लिए जगह चाहता था। मैं मुश्किल हालात के लिए नहीं बना हूँ। मैं पूरा साल खराब नींद में नहीं बिता सकता। और सच कहूँ तो मैं चाहता था कि जब वक्त आए तो वह मुझसे थोड़े कम कर्ज में हों। ब्रैड 5वें फ्लोर के कॉरिडोर में खड़ा था और उसने ट्रॉय को सजावटी पत्थरों के पीछे अकेले रोते हुए देखा। उसने पूरे 20 मिनट इंतजार किया, फिर धीरे धीरे नीचे उतरा। उस जगह पहुंचने से ठीक पहले उसने अपने बाल ठीक किए और 2 बार हाई नी एक्सरसाइजेस की। फिर वह हांफते हुए दौड़ कर आया। ऐसे नाटक कर रहा था जैसे वह बहुत परेशानी से ढूंढ रहा हो। तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। ट्रॉय ने हैरानी से ऊपर देखा। मैं क्लास में वापस जाने की हालत में नहीं हूँ। ब्रैड की तरफ से असली चिंता महसूस करते हुए ट्रॉय ने किसी से भी अपने साथ होने की उम्मीद नहीं की थी, और जो भी दर्द उसने रोक रखा था वह सब बाहर निकल गया। आंसू बिना रुके बहने लगे। मैं बस अपने क्लासमेट से जुड़ना चाहता था। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि सब मेरे इतने खिलाफ होंगे। ब्रैड ने उसकी पीठ थपथपाई। वह ग्रुप हमेशा से ऐसा ही रहा है। वह एड्रियन की बात बिना सवाल किए मानते हैं। मुझे उनका काम करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मेरी उनसे कभी बनी नहीं। मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। ट्रॉय की आंसू भरी आंखों में कुछ चमक उठा।
उसने जोर से सर हिलाया और धीरे से शुक्रिया कहा। हार्विक फैमिली में वापस आने के बाद ट्रॉय के पास बात करने के लिए कोई नहीं था। विक्टर और क्लेयर घर पर कम ही रहते थे। दोनों बहनें अभी भी बाहर थीं। उसके आसपास सिर्फ अनजान मामूली लोग थे। स्कूल में कोई दोस्त नहीं था। सब एड्रियन की तारीफ करते थे। कोई नहीं था जो उसका दर्द समझे। ऐसा नहीं था कि वह किसी कुत्ते से इस बारे में बात कर सकता था। ब्रैड ने ट्रॉय का हाथ पकड़ा। मैं तुम्हें समझता हूँ। एक मामूली फैमिली से यहाँ आना बहुत कुछ बदलना पड़ता है। तुम पर बहुत दबाव है। जब भी बहुत ज्यादा हो जाए मेरे पास आ जाना। मैं शायद चीजें ठीक न कर पाऊं, लेकिन कोई सुनने वाला हो तो उससे मदद मिलती है। ट्रॉय ने ब्रैड का हाथ और कस के पकड़ा। क्या सब लोग एड्रियन का साथ इसलिए देते हैं क्योंकि सेलीन है? सेलीन हमारी क्लास में भी नहीं है, लेकिन कमरे में सब उसे बहुत इज्जत देते हैं। इसका मतलब है कि उसकी और एड्रियन की कोई बात है। उसे हार्विक नाम की जरूरत नहीं है क्योंकि वह सेलीन से जुड़ा है। भले ही वह दिवालिया हो, उसे कोई छू नहीं सकता और सेलीन भी इसकी एक वजह है। लेकिन ब्रैड को पूरी बात नहीं पता थी, इसलिए उसने गोलमोल जवाब दिया। एड्रियन सेलीन और क्विन को सालों से जानता है। उनका रिश्ता किसी डील पर नहीं बना है। खासकर सेलीन। वह साथ साथ बड़े हुए हैं। ऑफिशियली कपल नहीं है, लेकिन कुछ वैसा ही है। और फिर रिको है, लिन फैमिली का पक्का वारिस। वह पूरी तरह एड्रियन के साथ है। उनका रिश्ता भाइयों से भी ज्यादा गहरा है। जब वह दोनों उसके पीछे हैं तो कौन उससे टक्कर लेगा? ब्रैड को मानना पड़ा। एड्रियन खुद में ही खास था। पिछली पार्टी में वह अलग ही रहा था। तो ट्रॉय ने सोचा कि एड्रियन की जो भी ताकत है वह पूरी तरह सेलीन और रिको की वजह से है। क्या लू फैमिली सच में इतनी ताकतवर है? उसने पूछा। ब्रैड ने जवाब दिया। लू फैमिली कैपिटल सर्कल की सबसे ऊपर की फैमिलीज में से है। उनकी दौलत और असर हार्विक्स के बराबर है और दोनों फैमिलीज के बीच गहरे बिजनेस रिश्ते हैं। लेकिन सेलीन के माँ बाप का कुछ समय पहले कार एक्सीडेंट हो गया था। वह अभी तक होश में नहीं आए हैं। सेलीन के पास जल्दी जिम्मेदारी संभालने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। यह कैपिटल सर्कल में कोई राज नहीं है और सेलीन खुद भी कोई मामूली शक्ति नहीं है। जब यह हुआ तब वह अभी हाई स्कूल से पास हुई थी। उसने विदेश में पढ़ाई छोड़ दी और सीधे पूरे ल्यू एम्पायर को चलाने लगी। पिछले 1 साल में एक भी बड़ी गलती नहीं की और वह उसे बहुत अच्छे से चलाती है। सर्कल के बड़े लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। वह उसे डायरेक्टर लू कहते हैं। ब्रैड की बातें सुनते हुए ट्रॉय ने अनजाने में अपनी जैकेट का दामन ठीक किया। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। हार्विक और लू फैमिलीज करीब थे। अगर सेलीन उसकी मंगेतर बन जाती तो एड्रियन अपना सबसे बड़ा फायदा खो देता। पुराने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में वापस हेलेन आज राइस बॉल्स बना रही थी। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स थे जिन्हें यूज करना था। रे ने अपनी ड्राइविंग शिफ्ट छोड़ दी और उसकी मदद करने के लिए घर पर ही रहा। जब रे ने सिएना के लिए दरवाजा खोला तो वह थोड़ा हैरान दिखा। वह जल्दी से एक तरफ